भगवान संघर्ष भी उन्हीं के जीवन में देते हैं जो उस जीवन को अच्छे से निभा सकते हैं, जिनके ऊपर उनको विश्वास होता है कि हाँ ये इस काम को कर सकते हैं। उन्हीं के जीवन में इतना संघर्ष होता है, तो शायद उस संघर्ष भरे जीवन में एक मैं भी हूँ। भगवान को मुझ पे शायद विश्वास है कि मैं इतना संघर्ष कर सकती हूँ। हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है, पर इस मौसम को अब छोड़कर मुझे अपने वापस घर भी तो जाना है, तो बस तैयारियाँ शुरू कर दी हैं घर वापस जाने की। और ये जो पैकिंग का टाइम था ना, मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि आते हुए जितनी ज़्यादा मैं खुश थी कि हाँ मैं अपने हस्बैंड के पास में जा रही हूँ, उससे ही ज़्यादा यानी कि 4 गुना ज़्यादा 10 गुना कितना भी कह लीजिए, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि अब वापस मुझे घर जाना है। बस थोड़े दिन का ही साथ था, अब अकेले अपना वो ही सर्वाइव करना है, उसी तरीके से अकेले रहना है, सिर्फ घर के काम, बच्चों को देखना। मतलब एक जो शाम का टाइम होता था कि हम हस्बैंड वाइफ बैठ के आपस में बातें करते थे, अब सिर्फ फ़ोन पे बातें होंगी। तो उन चीज़ों को याद कर कर के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। पैकिंग करने के लिए हस्बैंड ने भी बोला था कि मैं पैकिंग करा देता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे साथ में पैकिंग कराते तो मुझे अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर जैसे अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ और ख़ुद को संभाल भी रही हूँ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, लेकिन आवाज़ मेरे रोने की बाहर तक नहीं जा रही होगी, इतना कम मैं आवाज़ में रो रही थी। क्योंकि अगर बच्चों के सामने मैं रोऊंगी तो उनको भी एहसास होगा कि हाँ हमें इतना ज़्यादा दूर जाना है अपने डैडी से, इसलिए मैं आज ही अपना रोकर अपना बैलेंस बना रही थी। क्योंकि मैं बच्चों के सामने नहीं रो सकती हूँ, क्योंकि बच्चों के सामने अगर मैं रोई तो वो मुझसे पहले वीक हो जाएंगे, मुझे उनके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होता है। और सच कहूँ तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जो सिद्धिविनायक से हम फूल लेके आए थे, मालाएं हैं, उन सब को मैंने अपने घर ले जाने के लिए रख लिया है। उसका मैं जो कंडे होते हैं ना, उनमें उनका यूज़ करूँगी, जिससे अपने घर में हवन कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो मैं यहाँ पे छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। और अब तैयारी हो चुकी है वापस घर जाने की। यहाँ पे मेरा ब्रीफ केस बिल्कुल तैयार है, गाड़ी आ चुकी है, बस अब निकलने के लिए तैयार हूँ। तो इस घर को मैं बाय बाय बोलूँगी। शायद नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आना हो या ना आना हो, कुछ कह नहीं सकती हूँ, पर ट्रिप मेरा सच में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। ये गई मम्मा बाहर 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 गई, और मैं इनके पीछे से वीडियो बना रहा हूँ। ये रही राजा, ये रही सिद्धि, ये रही डैडी, ये हमारी कहाँ है, ये रही सिद्धि। मम्मी देखो, ये देखो केक रेसिपी और सिद्धि को अभी भी नारियल चाहिए यहाँ से ले जाने के लिए। छोटे छोटे नारियल गिर रहे थे, तो काफ़ी सारे उन्होंने रख लिए हैं, लेकिन अभी भी उसका मन कर रहा था कि और नारियल उठाए, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी चींटियाँ थी, तो मैंने नहीं उठाया और सामान रखा जा चुका है। घर को मैंने बाय बोल दिया। और बारिश तो मुंबई की जो कह देते हैं ना कि लगातार होती ही रहती है, हर 10 मिनट में बारिश आ जाती है, तो बारिश में ही हम लोग निकल पड़े थे। और यहाँ की बारिश के तो क्या ही कहने, जब से मैं यहाँ पर आई थी उसके कम से कम 15 दिन बाद से बारिश होनी शुरू हो चुकी है। और अब तक ऐसा है कि बारिश हर 5 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद में, सुबह में, शाम में आ ही जाती है। पर मैं यहाँ के मौसम को, यहाँ के पेड़ों को, वातावरण को काफ़ी मिस करने वाली हूँ। समुद्र को देखा, उसको ज़्यादा मिस करूँगी। बिल्कुल फीलिंग रास्ते में आ रही थी जैसे कि हम उत्तराखंड साइड में जाते हैं ना, तो जिस तरीके से पहाड़ हैं, पहाड़ी एरिया है, उसी तरीके से यहाँ पर वो फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर पहाड़ों पर ही खेती होती है, तो वो भी मैंने देखा। पर सच कहूँ तो मूड बहुत ज़्यादा उदास था, तो कुछ भी कैप्चरिंग मैंने नहीं की है। जितना भी कैप्चर किया है वो रिद्धि ने किया है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। पर मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था, और उदास होगा भी, क्योंकि
आप लोग समझ सकते हैं कि उदास क्यों है। और अभी भी उसके इतने दिनों बाद मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा संभाल के लाई हूँ। और ये जो है पनवेल की नगर पालिका है, बहुत ही सुंदर नगर पालिका थी। जब नगर पालिका ही इतनी सुंदर है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिटी कितनी सुंदर होगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिटी है पनवेल, जहाँ पे सलमान खान का फार्म हाउस भी है। लेकिन मैं सोच रही थी कि आगे कभी फ्यूचर में सलमान खान का फार्म हाउस देखेंगे, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं मिला था। और ये जो इतनी सारी सुंदर सुंदर बर्ड्स जा रही थी, बारिश लगातार हो ही रही थी और बर्ड्स का झुंड तब भी ये निकल रहा था, तो काफ़ी सुंदर ये लग रहा था। और रास्ते का लुत्फ़ उठाना है तो हमेशा नज़ारों का मज़ा लीजिए। आपका मूड कैसा भी हो, लेकिन नज़ारे देखते हुए चलिए। और यहाँ से अब मुंबई की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देना शुरू हो गई है। उस पहाड़ी इलाके से निकलकर अब वापस से ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसमें हम आ चुके हैं, मुंबई महानगर आ चुका है। तो देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है। और इन बिल्डिंग्स को तो मैं सच में कहूँ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स थी। जो यहाँ पे रहते होंगे उनको टॉप फ्लोर से नीचे का व्यू देखने में कितना सुंदर लगता होगा। बहुत ही सुंदर ये बिल्डिंग्स लग रही थी। और बस रेलवे स्टेशन आ चुका था, यानी कि जुदाई का टाइम। बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ था मैंने। और रेलवे स्टेशन पर आने के बाद में सबसे पहले हमने चेक कराए अपने बैग्स, क्योंकि सेफ्टी के लिए बैग्स चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बैग्स वगैरह चेक हो गए थे। फिर उसके बाद में हमें ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन को देखना है कि ट्रेन लगी हुई है या नहीं है, उसको भी हम लोगों ने चेक किया। और जब भी आप सफ़र करते हैं हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहने तो ज़्यादा बेटर रहता है। 1-2 घंटे के सफ़र में आप अगर जो आपके अनकंफर्टेबल कपड़े होते हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन लंबे सफ़र में हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहने तो ज़्यादा ही बेटर है। और रास्ते में रीडिंग करने के लिए मैंने खरीदी है छोटी छोटी बुक्स, जो कि बहुत अच्छी थी। समाज से रिलेटेड इसके अंदर काफ़ी जानकारी थी। आप अपना मनोबल कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप 24 घंटे फ़ोन के अंदर लगे हुए हैं तो आप बच्चों को उन वैल्यूज़ को नहीं बता पाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले बुक्स खरीदी थी बुक स्टॉल से। और ये बस 15 से या 20 मिनट मेरे पास में बची हुई हैं, जो कि हम साथ हैं। उसके बाद मैं घर वापस आ जाऊंगी और हस्बैंड वहीं पे रहेंगे। तो बस ट्रेन पकड़ने के लिए चल दिए थे। तो वॉइस ओवर करते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है एंड क्लिप्स को देखने के बाद में। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ इन चीज़ों को वर्ड्स में, कि वो दुख बहुत ज़्यादा अंतर तक डीपली होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। उस दुख को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब एक ऐसे ही होता है ना, जैसे एक फ़ौजी होता है, फ़ौजी अपने काम के लिए हमेशा सरहद पे रहता है, अपने बीवी बच्चों से दूर। ऐसे ही एक मतलब शायद ऐसी ही एक मेरी लाइफ है कि हम बहुत कम टाइम के लिए साथ में रहते हैं, उसके बाद में सिर्फ अलग ही हम एक दूसरे से रहते हैं। एक इतने केयरिंग हस्बैंड है कि यहाँ तक कि वो ट्रेन में जो चादर होती है उस तक को वो खुद बिछा के गए थे। पर उन चीज़ों को मैं नहीं बोल सकती हूँ कि क्या उस टाइम पे फ़ील हो रहा होगा। और उस टाइम पे मैं सच कहूँ, मैंने एक भी आंसू अपना नहीं निकाला था, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी उस टाइम पर बिल्कुल भी। अगर मैं थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ती तो रिद्धि सिद्धि को मैं सच में कहूँ नहीं संभाल पाती। और रिद्धि का तो रो रो के सच में बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा वो रोई थी उस टाइम पर भी। और सच कहूँ इस क्लिप को देख के तो अभी मुझे रोना आ रहा है कि ऐसा क्यों है कि हम लोग हमेशा अलग रहते हैं। मेरे बच्चों को तेरे हस्बैंड का इतना प्यार नहीं मिल पाता है कि साथ में रह सके। काश मैं सच कहूँ कि कम से कम
कुछ भी हो हमेशा साथ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चों का अपने पिता के साथ रहना, एक वाइफ का अपनी भी हस्बैंड के साथ रहना, वो फीलिंग्स ही अलग होती हैं। सुबह को जब हस्बैंड जाते हैं तो उनका लंच पैक करो, ये चीज़ें मेरे पास में नहीं है। वॉइस ओवरिंग पे सच में इस टाइम पे काफ़ी दिक्कत हुई है मुझे। और फिर उसके बाद में हस्बैंड ने दोनों बच्चों को समझाया, उनको प्यार किया और फिर बस एट लास्ट मेरी ट्रेन चल निकली थी। हमने अपने हस्बैंड को बाय बोला और फिर वापस हम चल दिए थे घर की ओर। और फिर उसके बाद में मैंने रिद्धि को गोद में लेकर उसको चुप कराया था, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। हस्बैंड के ट्रेन स्टेशन से जाने के बाद में तो वो बहुत ज़्यादा रोई। बहुत मुश्किल से उसको मैंने चुप कराया। कोई नहीं, संभाल लूँगी, बच्चों को भी, खुद को भी, घर को भी, हर चीज़ मैं हैंडल कर लेती हूँ। शायद भगवान ने इसीलिए मेरे जीवन में इतना संघर्ष लिखा है कि हाँ ये कर सकती है। तो मैं सच में पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी, जो भी हो मैं सब कर सकती हूँ, कोई नहीं। और फिर बच्चों को दिलाई मैंने चाय, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम भी ठंडा है और बच्चों को ज़रूरत होती है कभी कभी गर्म पिलाने के लिए चाहिए। और हस्बैंड देके गए थे बच्चों के लिए दूध, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। और ये आलमंड दूध था तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों ने मुझसे डिमांड भी की है कि जब हम घर पहुंच जाएंगे तो इस तरीके का दूध हमें बना के देना, हमें घर जाके पीना है। और उन दोनों ने बहुत ही शौक से इसको पिया था। और खाते पीते रास्ता ऐसे ही कट गया था। पता तो चल रहा था कि हाँ बहुत लंबा सफ़र है, फिर भी हमने अपने रास्ते को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बाद में बस बच्चों के साथ में लग गई थी खेलने के लिए। और इस टाइम तक जब तक हम दिल्ली पहुँचे थे मैंने अपने आप को संभाल लिया था। अब मैं उस टाइम पर काफ़ी रिलैक्स अपने आप को फील कर रही थी कि हाँ अब ठीक है, बस अब मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। और बस मेरठ आने ही वाला है, तो बच्चे पहले सो चुके थे तो उनको जगा कर मैंने तैयार कर दिया था। और जितना भी सामान मेरा था उसको भी मैंने पैक कर लिया था, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ में बहुत सेफ्टी से काम करना पड़ता है। तो जितना सामान था उसको तैयार किया और मेरठ को मैं देखने लगी, क्योंकि मेरठ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर रहकर मैं पढ़ी हूँ, मैंने यहाँ से बीएड किया है, तो 1 साल पूरा मैंने, उस टाइम पे बीएड 1 साल का होता था, तो 1 साल पूरा मैंने मेरठ में रहा है। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मेरी मेरठ के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उन्हीं यादों को अपनी मेमोराइज़ कर रही थी। और यहाँ पे रिद्धि ने मेरी जो सूटकेस है उसको निकालने में काफ़ी हेल्प की। और फिर रेलवे स्टेशन आ चुका है, तो फिर बस मैं उतरी वहाँ पर। मैंने देखा कुली कोई भी नहीं मिल रहा था, इतना सारा सामान लेके खुद ही चलना पड़ा। फिर जाकर एक कुली मिला, फिर उसको मैंने हायर किया, तब जाके मैं स्टेशन से बाहर निकली थी। क्योंकि 2 बच्चों के साथ में कवर नहीं कर पा रही थी मैं इतना सारा काम, तो इसलिए कुली को मुझे करना पड़ा। और वहीं पे ही जो ऑटो रिक्शा वाला था वो आ गया था, तो बस ऑटो के अंदर सामान रखा और फिर हम चल दिए थे अपने बस स्टैंड की ओर। क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कि बेटा टैक्सी से मत आना, आप बस से ही आ जाना, वो काफ़ी सेफ़ होता है। क्योंकि पेरेंट्स के मन में एक अलग सा डर रहता ही है। शायद मैं अगर अब मेरे बच्चे कभी बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो एक थोड़ी सी सेफ्टी के अकॉर्डिंग मैं भी शायद उनको यही बोलूँगी। तो मेरे पापा ने मुझे यही बोला था कि बेटा आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं है, पापा मेरा बिजनौर में ही वेट कर रहे हैं।
और मेरठ की सड़कों को देखते हुए मेमोराइज़ कर रही थी कि यहाँ पे बेगम पुल है, यहाँ पे सदर बाज़ार है, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, ऐसे ऐसे हमने पढ़ा है। तो वो चीज़ें मेमोराइज़ हो रही थी और तभी फिर बस स्टैंड आ गया था क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। तो मैं कुछ अपनी इतना यादों को ताज़ा करने के चक्कर में लेट नहीं हो सकती थी, तो बस रिक्शा वाले को मैंने जल्दी जल्दी पैसे दिए और चल पड़ी मैं अपनी बस पकड़ने, क्योंकि बस बिल्कुल रेडी थी। अगर अप्रोक्स में 5 मिनट भी लेट हो जाती थी वो बस मुझसे मिस हो जाती और तकरीबन फिर मुझे 1 से 1.5 घंटा लग सकता था बस को पकड़ने के लिए। तो बस बिल्कुल तैयार है, जो भी एक सीट मिलेगी उसमें मैं बैठ के आराम से चल दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 2 सीटें मिल गई थी तो बच्चे भी आराम से बैठ के गए थे और मैं भी आराम से बैठ के आई थी। और अपने एरिया में पहुंचने के बाद एक सेटिस्फेक्शन तो होता ही है कि हाँ अपना एरिया आ चुका है। तो अब नाउ एंट्री हमारी उत्तर प्रदेश में हो ही चुकी थी, अपना एरिया स्टार्ट होने ही वाला है बस। और जल्दी जल्दी सारा सामान चढ़ाया मैंने बस में। उस टाइम पे ब्रीफकेस काफ़ी हैवी था तो एक भैया ने मेरी हेल्प कर दी थी उसको ऊपर चढ़ाने में, तो मुझे काफ़ी इजी हो गया था, वरना इतना वेट उठाते हुए मुझे थोड़ा वज़न लग रहा था। और बस रास्ते में कोई क्लिप शॉट नहीं की थी, लेकिन जब गंगा जी आई तो क्लिप शॉट करना तो बनता ही है, क्योंकि बहुत दिनों बाद में गंगा माता के दर्शन इतने अच्छे से हुए हैं। इस टाइम तो गंगा जी पर बहुत ज़्यादा पानी हो रखा है, बाढ़ जैसा माहौल वहाँ पर हो चुका है। और मेरा कभी कभी मन होता है तो मैं रिद्धि सिद्धि को यहाँ पर घुमाने के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। और ये गंगा जी का घाट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खड़े होकर ही जो पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो सब इसी तट पर होता है। और फिर बस स्टैंड आने वाला था तो मैंने जो बैग ऊपर रखा था उसको उतारा। पापा बिल्कुल नीचे खड़े हुए थे, बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, उनका मन नहीं मानता है कि वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ के जाए। या इतने दिनों बाद में वापस आ रही थी तो पापा का बिल्कुल मन नहीं किया, वो उस दिन घर नहीं गए थे। और फिर मैंने वहाँ से रिक्शा कर ली थी और मैं घर पर आ गई थी। पापा पीछे बाइक से आ रहे थे और घर की हालत तो सच में बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी घर में हो रही थी। तो देख के थोड़ा काम, घर जाते ही काम में लगना पड़ा था मुझे। और बस आज का वीडियो यहीं पे मैं अपना एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय माता दी।